हेलो फ्रेंड्स, CUET 2022 के माध्यम से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके मन में है कई सारी उलझनें, उन सभी उलझनों का समाधान के लिए हमारे साथ में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के चर्चित चेहरे नवीन सर। नवीन सर, आपका स्वागत है समर्थ एग्जाम प्रेप पर। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं CUET 2022 के बारे में, और उसमें भी हम बात करेंगे आज DU कैंपस के बारे में। तो DU कॉलेज कैंपस कोर्स से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे संबंधित जो दुविधाएं, जो समस्याएं, जो आपके मन में परेशानी या झिझक हैं, उनका समाधान मैं आपके सामने करूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हम सब लोग जानते हैं कि देश की एक रिनाउंड और एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसको आप किसी भी तह में किसी भी तरीके से आप इसको लें। तो इसके कैंपस की बात करें या इसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें या यहाँ की फैकल्टीज़ की बात करें, हर चीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के जो टीचर हैं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि एक आदमी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एनवायरनमेंट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वो एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिससे आप अपने व्यक्तित्व का बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं और साथ में अपनी जो स्किल्स है उनको प्रोफेशनल स्किल्स बना सकते हैं, और उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे लिंक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने से सहजता से मिल जाते हैं। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बेसिक बातें हैं। मैं इसमें फ़ोटो वोटो भी लगा सकता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें यही सिखाया है कि जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हें मन में विजुअलाइज करना सीखो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो वहाँ की लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करो, वही चीज़ आपका मोटिवेशन बनेगी, वही चीज़ आपको वहाँ तक लेके जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 16 फैकल्टीज़ हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 90 कॉलेजेस हैं और 7 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, जो इसको अपने आप में बहुत बड़ा बना देते हैं, आपके लिए भी बहुत बड़ा बना देते हैं संभावनाओं की दृष्टि से, एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये आप वो क्षेत्र है जिसके अंदर आपको रुचि लेनी चाहिए। और ये चीज़ें आपको मैं खुद कहना चाहूँगा कि आप खुद देखें, ताकि आप समझ पाएँ जिस चीज़ में आप जा रहे हैं उसकी ज़्यादा नियम हैं, उनको ज़्यादा स्पष्टताओं से आप समझ पाएँ। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको भी नोट डाउन कर लेने चाहिए कि एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स एट DU बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन्ड इन CUET 2022। ये बात आपको समझनी है कि जो एंट्रेंस होगा इस बार इसी के मार्क्स के आधार पे होगा, और किसी तरीके का कोटा या जो पहले जो तंत्र होता था या परसेंटेज का जो तंत्र होता था वो इस बार समाप्त कर दिया गया है। और ये जो 3 कैटेगरी हैं जो हमने पहले भी देखी थी, इनके लिए अलग से उन्होंने लिंक दिया है। उसी लिंक पर जाकर आप देखेंगे कि क्या अलग से प्रावधान किए गए हैं। जो कोई इन कैटेगरीज के अंदर आता है तो वो वहाँ जाकर इससे संबंधित सूचना देखेगा। तो अब हम जर्नल गाइडलाइंस जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन जो भरनी है उसके लिए सिटीजनशिप एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा इन लोगों ने फॉरेन जो स्टूडेंट है उनके लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी, और जो ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस वाले, उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया रखे हैं। लेकिन उन सबको CUET एग्ज़ाम 2022 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके तहत देय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना है। और जो कैंडिडेट है वो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, इसमें लेके काफ़ी बच्चों को इससे लेके अब मन में दुविधाएं हैं, तो इसके बारे में हम बिल्कुल सहजता से बात करेंगे। क्योंकि देखो, सक्सेस है वो 2 चीज़ों से ही आती है, पैशन और पैसेंस। और हमारा काम है कि हम समय समय पे आपको इसके लिए प्रेरित करते रहेंगे और आपको पैसेंस के साथ चीज़ों को सहजता के साथ समझने की कोशिश करनी है। तो कैंडिडेट है मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी हैज़ पास्ड क्लास 12th। इस बात को अच्छे से समझना है कि वो उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकता है जिसमें उसने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है, और जो आगे कोर्स बताए हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग की है। आप अपना स्ट्रीम चेंज अगर कोर्स में नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर सकते। और सब्जेक्ट स्टडी जो रहे हैं अपने क्लास 12th के अंदर, वो मेंशन्ड अगर नहीं है, आपने जो परफॉर्मा दिया है DU का उसके अंदर अगर मेंशन नहीं है, तो उससे मिलते जुलते सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर उसके अंदर आपके पास रहा है और उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो आप बायोलॉजी के थ्रू CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है वो
जो इनके प्रोग्राम हैं उसकी जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसी के आधार पर बनेगा। मनचाहा सब्जेक्ट, मनचाही चीज़ें नहीं ले सकते, जो आगे मैं आपको और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। और जो स्कोर रहेगा इसके अंदर वो कंसीडर किया जाएगा 2022 और 23 के एडमिशन के लिए ही, ये इसी सत्र के लिए रहेगा। तो ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि इससे लेके भी कोई दुविधा नहीं रहे कि आगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें संस्था को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना होता है, ये आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं जो प्रोग्राम्स है, तो ये आर्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर और सोशल साइंस के अंदर ये प्रोग्राम्स हैं जो डीयू आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके लिंक हम आपको दे देंगे। ये बस आपको ऐसे जानकारी है, आप इनमें से किस के अंदर आते हैं, किस में अप्लाई करना चाहते हैं। कला संकाय की ह्यूमैनिटीज़ वाली जो चीज़ें देखी थी, इसके अलावा ये साइंस के, मैथ और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर्सेज हैं जो डीयू प्रोवाइड करवाता है, उनकी लिस्ट है जिसमें भी बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट फिट है, जिसमें आपका एम्बिशन है और जो आपके पास सब्जेक्ट भी रहे वो आप इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं सीयूट के दौरान। अब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा दुविधा पैदा करने वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा। लेकिन आपको बेसिकली ये देखना है, एक तरीके से समझना है कि लैंग्वेज के सेक्शन रहेंगे जिसमें एक में 13 लैंग्वेज रहेंगी, एक में 20 रहेंगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से कोई भी 40 आपको उसके अंदर ऑप्ट करने हैं। 45 मिनट का टाइम रहेगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट का भी डिवाइडेशन किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी का ये अलग अलग अपना परफॉर्मा है, वो किस सब्जेक्ट को किस कैटेगरी में, किस लिस्ट में शामिल करता है, किस लैंग्वेज की अनिवार्यता बनाता है या नहीं बनाता है। तो इस चीज़ को आपको यूनिवर्सिटी वाइज अच्छा रहेगा कि आप उसको स्पष्टता से जानें, जो कि हम आपको समय समय पे हमारे इस चैनल के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर इससे संबंधित सूचना देते रहेंगे। और अब अतिरिक्त भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर इससे संबंधित अतिरिक्त सूचना ले सकते हैं। अब डीयू की जो स्पेशल जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो डीयू की ये जो सेक्शन है, इसको आपको थोड़ा फोकस करके एक बार रीड आउट भी करना है उस टाइम पे कि इन केस ए कैंडिडेट हैज़ पास सब्जेक्ट। इसमें ये बताया गया है, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि कोई स्टूडेंट अगर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो अपने सब्जेक्ट चल रहे हैं वो कहीं एक बोर्ड से करता है, एक सब्जेक्ट किसी दूसरे बोर्ड से करता है, तो जो अधिक सब्जेक्ट उसने किए हैं और जो सीबीएसई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा आपका जो कॉम्बिनेशन चूज करने के दौरान। ये बहुत होता है, जैसे सीबीएसई में ट्रांसफ़र के दौरान कई जो बातें होती हैं उनमें कई बच्चे कई सब्जेक्ट दूसरी जगह से कर लेते हैं, तो उस बात को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। साथ में डीयू ने सभी लैंग्वेज को एक इसके अंदर सेगमेंट के अंदर डाल दिया है और इसको नाम दिया है सेक्शन ए, लिस्ट ए, जिसका आगे बार बार नाम आएगा जब मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो वहाँ रहेगा कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो आपको ये बात समझनी है कि इस लिस्ट में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। और जो सबसे ऊपर लाइन है, ये देखो, हम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाली जो बात होती है कि ये लाइन स्पष्ट लिखी है लेकिन हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एट लीस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आप जो भी स्ट्रीम लेंगे, जो भी चीज़ लेंगे, उसमें कम से कम आपको एक लैंग्वेज के अंदर उपस्थित होना पड़ेगा। ये एक अनिवार्यता है। जो भी भाषा आपकी रही हो, हिंदी रही हो, माध्यम की बात है, उस तरीके से आपको एक भाषा लेनी पड़ेगी कि आगे आप फर्दर स्टडी किस स्ट्रीम के अंदर, किस लैंग्वेज के अंदर करेंगे। ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। 18 सब्जेक्ट को इन्होंने लिस्ट B1 में डाला है। आप ये याद रखें कि लिस्ट B1, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और लिस्ट B2 में कुछ सब्जेक्ट्स डालें, जबकि आगे मैं आपसे जब बात करूंगा तो इनका मैं यूज करूंगा, तो आपको ये समझना है कि आपका सब्जेक्ट्स कौन से पार्ट में पढ़ रहा है। इस चीज़ का आपको क्या है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हम जैसे ऑनर्स के जो कुछ कोर्स हैं, बीए के ऑनर्स के कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स अगर हम लेना चाहते हैं तो एक हमारा कॉम्बिनेशन है कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। इनमें से कोई आप सब्जेक्ट ले सकते हो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हो। तो हम आपको एक लिंक डाल देंगे जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी, लगभग 48 जो कॉलेजेस हैं वो ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन ये कभी भी मैटर नहीं करता कि कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेज कोर्स प्रोवाइड करवा रही हैं। ये आपका ड्रीम है, अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो एक सीट भी है, एक कॉलेज भी अगर आपको प्रोवाइड करवा रही है तो मैं कहूँगा कि आपको उसके साथ जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं
हिंदी ऑनर्स की, तो हिंदी ऑनर्स के अंदर हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। तीसरा जो एक सब्जेक्ट, मतलब लैंग्वेज के बाद एक सब्जेक्ट, फिर जो तीसरा 2 सब्जेक्ट के बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप लिस्ट में से कोई सी में से भी ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करें तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो हम लगातार देख रहे हैं, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। अब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं ऑनर्स की, तो एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और B2। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी सेम बात बताई गई है कि एक लैंग्वेज आपको A1 में से लेनी है, B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं और एक सब्जेक्ट आप B1 या B2 में से किसी में से भी ले सकते हो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं BA प्रोग्राम के बारे में। तो BA प्रोग्राम में जो चीज़ अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, DU के कोर्सेज के अंदर, ऑनर्स के किसी भी कोर्स के अंदर जर्नल टेस्ट का कोई रोल नहीं है। ये बात आपको स्पष्टता से समझ लेनी है। ये सिर्फ पास कोर्स के अंदर है। पास कोर्स में भी ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसमें हम एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस में एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 या B2 ले सकते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना है B1 या B2 में से, और तीसरा जो सेगमेंट है वो आपका जर्नल टेस्ट है। तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का ये अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आपको बार बार हमसे जुड़े रहना होगा, जो अपडेट्स है उनको देखना होगा, ताकि आपका समय भी बच जाए और चीज़ें स्पष्टता से समझ में आ जाएं। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके अंदर, ऑनर्स के अंदर क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया दिए हैं इसके, इसलिए हमने सबसे मतलब पीछे क्रम में भी रखा था कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता पाएँ। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और ये जो इसने 3 कॉम्बिनेशन बनाए इनमें बनी हुई है। बस जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो अलग है, उसमें संस्कृत ही लैंग्वेज आप लिस्ट ए में से लें। और आगे की जो चीज़ें हैं उनमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में संस्कृत फ्रॉम लिस्ट बी से आप ले लें, दूसरे में संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए से ले लें, क्योंकि इनमें एनी 1 लैंग्वेज है। और इसमें आप 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ये सेगमेंट है, ये थोड़ा अलग है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक और जो आगे पेपर की अनिवार्यता है वो आपके पास नहीं है। और उसके अंदर सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि एनी 2 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट में भी एनी 2 सब्जेक्ट्स, और वो आपको लिस्ट B1 में से ही लेने की। ये नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ही ये चीज़ है, आपने देखी। बस ये चीज़ थोड़ी सी संस्कृत के अंदर अलग है, जहाँ पे आप संस्कृत को पहली लैंग्वेज के रूप में लेते हैं तो वहाँ आपको एनी 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, और जिसमें से 2 आपके लिस्ट B1 में से होने चाहिए। और इसमें एक बात ये भी है जो आपको समझनी है, जो संस्कृत के स्टूडेंट है जो आगे इसमें जाना चाहते हैं, कि जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है उसके जो बच्चे हैं वो तभी कंसीडर किए जाएंगे कि जब सीटें ऊपर के 3 कॉम्बिनेशन से फिल नहीं हो रही। इस बात को आपको समझना है। तो अपने कॉम्बिनेशन को बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी में इसे रखना है, ताकि अपने अधिक से अधिक संभावनाएं इसके अंदर बने। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए। जो भी सूचनाएं हैं, जो भी नई चीज़ें हैं, वो आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आपको संस्था से जुड़े हुए, संस्था के अंदर अनुभव प्राप्त किए हुए लोग मिलेंगे, जो आपको वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के माहौल को बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। और किसी ने कहा भी है, इफ़ यू हैव ए विजन फॉर 1 ईयर तो कल्टिवेट फ्लावर्स, इफ़ यू हैव विजन फॉर 10 ईयर्स कल्टिवेट ट्रीज, एंड इफ़ यू हैव ए विजन फॉर लाइफ टाइम कल्टिवेट पीपल। और आप हमारे लिए वो रिसोर्स हो, तो हम चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।